तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लाए आपके लिए बीसीए थर्ड सेमेस्टर का फिफ्थ पेपर, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर एमजीकेओपी यूनिवर्सिटी में आया हुआ पेपर है, ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका पेपर कोड है 24/1163। और इस पेपर कोड से पता चल जाता है कि ये कौन से ईयर का है। यहाँ पे 24 लिखा है, इसका मतलब ये 24 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो पैटर्न आपको पता ही होगा, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और 2 घंटे का पेपर होता है, टोटल 75 मार्क्स। जहाँ सेक्शन ए में आपको मिलते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको पाँचों के पाँचों करने रहते हैं। और सेक्शन बी में आपको मिलते हैं टोटल 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको केवल 5 करने रहते हैं कोई भी। और सेक्शन सी में आपको मिलते हैं 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई भी 2 करने रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन डिस्कशन। और सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन द कॉन्सेप्ट एंड ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल विथ अ सुटेबल एग्जांपल। तो पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है विथ एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, ये सॉल्यूशन पीडीएफ है इसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे है कि पॉपुलेशन क्या होता है, रिफर्स टू द इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल और आइटम अंडर स्टडी। यानी पॉपुलेशन का मतलब है एक बड़ा ग्रुप या सेट जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। ये बेसिक डिफिनेशन है, यही आपको लिखनी है। और यहाँ सैंपल क्या होता है, सैंपल ये सब सेट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस। यानी सैंपल पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा होता है जो हम एनालिसिस के लिए सेलेक्ट करते हैं, उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ। इफ स्टडिंग स्टूडेंट एग्जाम स्कोर इन अ यूनिवर्सिटी, ऑल स्टूडेंट फॉर्म द पॉपुलेशन। यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको हम पूरा पॉपुलेशन बोलेंगे। और वाइल अ सेलेक्टेड ग्रुप रिप्रेजेंट द सैंपल। और उन पूरे पॉपुलेशन यानी पूरी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के हम लोग एग्जाम स्कोर जानना चाहते हैं, कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट के, तो उस सेलेक्टेड ग्रुप को हम बोलेंगे सैंपल। ये बेसिक एग्जांपल है सैंपल और पॉपुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट विद एन एग्जांपल। तो वेरिएबल और एट्रीब्यूट क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो वेरिएबल यहाँ पे देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। तो वेरिएबल यानी कि कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज हो सकती है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हाइट, एज, ये फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, तो इसे हम वेरिएबल बोलेंगे। वैसे ही एट्रीब्यूट को ऐसे डिफाइन करेंगे, अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट। तो एट्रीब्यूट ऐसी क्वालिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट या इंसान के बारे में बताती है, लेकिन ये नंबर्स में नहीं होती, नंबर्स में मेजर नहीं की जाती। उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे जेंडर हो गया, आई कलर हो गया, इसे हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते, जेंडर को या फिर आई कलर को या फिर और इससे रिलेटेड चीजें, वो एट्रीब्यूट कहलाएंगे। एग्जाम्पल तो यहाँ पे भी दिया गया है, आप अलग से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हाइट वेरिएबल है, कैन बी मेजर न्यूमेरिकली, यानी कि न्यूमेरिकली हम इसे मेजर कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल कहलाएगा। वेर एज जेंडर इज एट्रीब्यूट। तो ये जेंडर एट्रीब्यूट है, इस कैटेगोरिकल, यानी कि इसमें कैटेगरीज होती हैं, मेल या फीमेल, तो उसे हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी गई है, वेरिएंस मेजर्स द स्प्रेड ऑफ पॉइंट डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन, कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ये बताता है कि डेटा वैल्यू एवरेज से कितना दूर है, और इसको फाइंड करने के लिए हर वैल्यू में मीन को डिफरेंस निकालकर उसका स्क्वायर लेते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं। आगे क्वेश्चन में हम लोग वेरिएंस फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो ये बताता है स्प्रेड ऑफ डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन, यानी कि कोई कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो मीन से जो मीन एक वैल्यू होगी, उससे जो डेटा स्प्रेड है कितनी दूर तक स्प्रेड है, वही वेरिएंस बताता है। और वही स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि जो वेरिएंस होता है उसका स्क्वायर रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। यानी कि जो वेरिएंस आएगा उसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के सिंबल से, सिग्मा सिंबल। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस रिप्रेजेंटिंग डेटा डिस्पर्जन इन द सेम यूनिट एज द डेटा। यानी कि जिस यूनिट में डेटा होता है उसी यूनिट में स्टैंडर्ड डेविएशन भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको डिफाइन करिए।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्यूनेस? तो स्क्यूनेस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री बताता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव स्क्यू और निगेटिव स्क्यू। जहाँ पॉजिटिव स्क्यू को हम लोग राइट स्क्यू बोलते हैं, जब डेटा का टेल राइट साइड में होता है, जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, हम उसे पॉजिटिव स्क्यू बोलते हैं। और वहीं नेगेटिव स्क्यू क्या होता है, जब डेटा का टेल लेफ्ट साइड में होता है, जैसे एग्जाम स्कोर, जैसे जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट हाई मार्क्स लेते हैं और सिर्फ कुछ लोग लो स्कोर लाते हैं, उसे हम बोलते हैं निगेटिव स्क्यू। तो ये हो गया स्क्यूनेस, उसके टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा? तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये तो सबको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, देखिए डेफिनेशन यहाँ पे, कलेक्टेड फर्स्ट हैंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि प्राइमरी डेटा ये वो डेटा होता है जो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है किसी स्पेसिफिक रिसर्च के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, इसके लिए हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। वहीं सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्रीवियसली कलेक्टेड डेटा यूज फॉर रिसर्च, उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। यानी कि ये वो डेटा होते हैं जो पहले से अवेलेबल होते हैं और किसी दूसरे रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं सेंसस, रिपोर्ट्स, बुक्स, ये सारी चीजें सेकेंडरी डेटा में आती हैं। कुछ सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, अब सेक्शन बी शुरू करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, डिस्कस क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन को आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं, डिफाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सोल्यूशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी कि जब हम डेटा को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करते हैं बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल या क्वांटिटेटिव फीचर, उसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। वैसे ही टेबुलेशन देख लेते हैं, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट टू फैसिलिटेट एनालिसिस। यानी कि जब हम क्लासिफाइड डेटा को टेबल के फॉर्मेट में सिमेट्रिकली अरेंज करते हैं ताकि एनालिसिस इजी हो जाए, तो उसे हम टेबुलेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल चाहे तो दे सकते हैं, अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स मार्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप, ऐसे, यानी कि 0 से 20 नंबर तक और 21 से 40 नंबर, एंड देन टेबुलेटेड इन अ रो एंड कॉलम फॉर इजी कंपैरिजन। तो ये एग्जांपल हो गया क्लासिफिकेशन का और टेबुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अ टेबल दैट शोज द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ डिफरेंट डेटा वैल्यू इन अ डेटा सेट। यानी कि एक टेबल होता है जो ये दिखाता है कि कितनी बार एक पार्टिकुलर वैल्यू डेटा में अकर करती है, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अ रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, अ रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी शोइंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन और इक्वल टू पार्टिकुलर वैल्यू। यानी एक रनिंग टोटल होता है जो दिखाता है कि एक सर्टेन वैल्यू तक कितनी ऑब्जर्वेशन हो चुकी है, उसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, इफ स्कोर इन अ टेस्ट आर ग्रुप्ड 10 to 20, 21 to 30, frequency distribution show how many students fall into each group, while cumulative frequency adds previous count to the next। तो ये एग्जांपल है। चाहे तो थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहें तो हम बना सकते हैं टेबल एक, यानी कि 10 से 20 तक और 21 से लेके 30 तक और 31 से एक और ले लेते हैं 40 तक। तो जो टेस्ट स्कोर 10 से 21 तक है, इसमें मान लीजिए आते हैं आपके 5 स्टूडेंट, फिर इसके बीच में आते हैं मान लीजिए 7 स्टूडेंट, इसके बीच में आते हैं आपको मान लीजिए 6 स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्या लिखा था, अ रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी शोइंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन और इक्वल टू द पार्टिकुलर वैल्यू। यानी कि उस पार्टिकुलर वैल्यू तक कितने ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि यहाँ पे 10 से 20 तक 5 है, इसके बाद 30 तक कितने हो गए, इसको प्लस कर देंगे पिछले वाले को, और 7 + 5 हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। और ऐसे ही लास्ट में ये पिछली वैल्यू को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 18। तो इसे हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द रिक्विजिट ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो रिक्विजिट क्या है, गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपको ये बताना है।
अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड्स, तो इसमें क्या-क्या है देख लीजिए। सबसे पहला है, एक अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी मेजर होने के लिए ये चाहिए, देख लीजिए। सबसे पहले है बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा सेट, यानी डेटा सेट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, पूरे डेटा का एक्चुअल ट्रेंड दिखाए जो, उसे हम बोलेंगे गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा है बी इजी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड, यानी आसान हो कंप्यूट करना उसे समझना, उसे हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी गुड। तीसरा है हैव स्टेबिलिटी व्हेन न्यू डेटा पॉइंट्स आर एडेड, यानी कि स्टेबल होनी चाहिए जब नया डेटा पॉइंट ऐड किया जाए उसमें। तीसरा है बी मैथमेटिकली ट्रैक्टेबल फॉर फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए यूजफुल होना चाहिए। पांचवा है बी नॉट ओवरलाई अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू जैसे एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे मीडियन इसकी डेटा में मीन से बेटर होता है। मीडियन के बारे में हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो और देखेंगे आगे। क्वेश्चन 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में आपको डिफरेंशिएट बताना है, मतलब डिफरेंस क्या है ये बताना है। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे परमुटेशन की। परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, उसे हम परमुटेशन बोलते हैं। परमुटेशन का दूसरा नाम भी अरेंजमेंट होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ आइटम्स विदाउट कंसिडरिंग ऑर्डर, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। दोनों का फार्मूला लिख सकते हैं। परमुटेशन का फार्मूला होता है एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये होता है फार्मूला परमुटेशन का। वैसे ही कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है? एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई आर फैक्टोरियल, ये होता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, अरेंजिंग थ्री स्टूडेंट इन अ रो फ्रॉम फाइव। वैसे एक सिलेक्शन कॉम्बिनेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, सिलेक्शन सेलेक्टिंग थ्री स्टूडेंट फ्रॉम फाइव फॉर अ प्रोजेक्ट। तो ये हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। तो यूनियन और इंटरसेक्शन बताना है टू इवेंट्स का, क्या होता है। सबसे पहले यूनियन लिखते हैं, उसको हम लोग यू से, इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं यूनियन के सिंबल को। ये क्या होता है? इंक्लूड ऑल आउटकम फ्रॉम आइदर इवेंट ए और इवेंट बी और बोथ, यानी कि सेट्स आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई सेट ए होता था और सेट बी होता था, तो यूनियन क्या होता है? दोनों को प्लस कर देते हैं, आइदर इसमें हो या ना हो, यानी कि पूरा सम कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनियन। जब कोई भी इवेंट ए या बी या दोनों हो सकता है, उसे हम यूनियन ए यूनियन बी बोलते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंक्लूड्स ओनली द आउटकम दैट आर कॉमन टू द बोथ इवेंट ए एंड बी, यानी कि ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, तो इन दोनों में जो कॉमन चीज आएगी उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंक्लूड ओनली द आउटकम दैट आर कॉमन टू द बोथ इवेंट ए एंड बी, ये ए है और ये बी है और ये दोनों में कॉमन है, और यूनियन में पूरा आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, यानी कि यही मान लीजिए जो ए इवेंट ए ग्रुप है, ये स्टूडेंट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो फुटबॉल खेलते हैं, और ये जो बी वाला इवेंट है ये क्रिकेट खेलते हैं। तो यूनियन में क्या होगा? यूनियन में टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन में वो जो स्टूडेंट वो होंगे जो दोनों पसंद करते होंगे, फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना, तो वो इंटरसेक्शन में आएंगे, यूनियन में सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसे आपको डिफाइन करना है। तो एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या है? अ प्रोसेस और एक्टिंग लीडिंग टू एन आउटकम, यानी कि ये कोई भी प्रोसेस या एक्शन है जो किसी आउटकम को देता है, यानी कि लीडिंग टू एन आउटकम, यानी कि आउटकम जनरेट करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन एंड वेरीज इन रिपीटेड ट्रायल्स। जब एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम अनसर्टेन होता है और हर ट्रायल में चेंज हो सकता है, उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, टॉसिंग ए कॉइन। टॉसिंग एन कॉइन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आउटकम कैन बी हेड और टेल, यानी कि हेड और टेल आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। अब देखिए, मेजरिंग ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट, एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड ऑन द मेजरमेंट, यानी कि जब हम हाइट ऑफ स्टूडेंट मेजर करते हैं
तो एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड करेगी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, कैसे हम मेजर कर रहे हैं। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस कंट्रोल लिमिट्स एंड स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। तो कंट्रोल लिमिट्स क्या होती हैं? स्टैटिस्टिकल बाउंड्रीज इन प्रोसेस कंट्रोल चार्ट यूज्ड टू मॉनिटर प्रोसेस वेरिएशन। यानी कि प्रोसेस वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टैटिस्टिकल बाउंड्री होती है, उसे हम बोलते हैं कंट्रोल लिमिट्स। एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पे, अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स यूसीएल एलसीएल हेल्प्स डिटेक्ट डेविएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स होती हैं, डेविएशन डिटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है। वैसे ही स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या होती है? डिफाइंड बाय डिजाइन रिक्वायरमेंट इंडिकेटिंग एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट क्वालिटी। यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफाइन करती हैं, जो डिजाइन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होती है। एग्जांपल की बात करें तो स्क्रू लेंथ शुड बी बिटवीन 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर, एनीथिंग आउटसाइड इज डिफेक्टिव। यानी कि एक स्क्रू की लेंथ 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर इससे बाहर गया तो वो डिफेक्टिव माना जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो ये दो तरह की लिमिट्स होती हैं स्पेसिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन कंप्यूटर साइंस। तो ये चैप्टर 1 आपका यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है कि स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स का कंप्यूटर साइंस में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अपने मन से बहुत कुछ लिख सकते हैं चाहे तो, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। स्टैटिस्टिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन कंप्यूटर साइंस एरियाज लाइक, सबसे पहले मशीन लर्निंग है। एल्गोरिथम यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर प्रिडिक्शन, यानी कि प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स टेक्निक काफी ज्यादा यूजफुल होती हैं। दूसरा है डेटा एनालिसिस, प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट टू एक्सट्रैक्ट इंसाइट्स। यानी बड़ी डेटा सेट को एनालाइज करके इंसाइट्स निकाली जाती हैं स्टैटिस्टिक्स में मदद से। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड्स वैलिडेट सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। स्टैटिस्टिकल मेथड से सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस वैलिडेट किया जाता है। चौथा है क्रिप्टोग्राफी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सिक्योर डेटा। डेटा को सिक्योर करने के लिए प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक का यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टैटिस्टिकल मॉडल इंप्रूव एआई डिसीजन मेकिंग। यानी एआई डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करता है। तो ये इतने सारे स्कोप्स हैं स्टैटिस्टिक्स के कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पे सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं सेक्शन सी, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताना आपको, फिर उसके बाद उसकी मेरिट्स यानी एडवांटेज और डिमेरिट डिसएडवांटेज बताना। यानी एक क्वेश्चन तो ये हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके बाद और भी एक क्वेश्चन इसमें है, कैलकुलेट द मीडियन फॉर अ गिवन डेटा। यानी कि एक क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, इसीलिए सेक्शन सी को एक क्वेश्चन को 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो चलिए पहले सबसे पहले तो इसी में से जो पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उससे शुरू करते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड टू डिटरमाइन द सेंट्रल वैल्यू इन अ डेटा सेट। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स का यूज डेटा के सेंट्रल यानी कि कॉमन वैल्यू को फाइंड करने के लिए किया जाता है। इसमें तीन तरह के अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहला होता है मीन, फिर दूसरा होता है मीडियन, और तीसरा होता है मोड। इन्हीं तीनों को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। इसका यूज होता है सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के लिए किसी डेटा सेट में। डेटा सेट जैसे कोई एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे ये डेटा सेट है 2 3 1 5 4। ये एक डेटा सेट है जिसमें टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्हें ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या होगी उससे फाइंड करते हैं हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी से, इन तीन अलग अलग तरीके से। सबसे पहले है मीन, दूसरा है मीडियन, और तीसरा है मोड। तो मीन क्या होता है? अरिथमेटिक एवरेज। तो ये सबसे सिंपल और इजी कैलकुलेशन होता है मीन का। और ये क्या बताता है कि एवरेज वैल्यू बताता है जितनी टोटल ऑब्जर्वेशन होती है, इजी टू कंप्यूट एंड वाइडली यूज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ये इसका मेरिट है। और डिमेरिट क्या होता है? अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू और नॉट सुटेबल और स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए इस जो ऑब्जर्वेशन का इसका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। तो मीन का फार्मूला क्या होता है?
ये थोड़ा सा सिंटेक्सचुअल एरर है इसमें। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ये सही था, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जोड़िए इसको, 2 + 3 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 4 15 हो जाएगा। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। यानी कि ये जो डेटा सेट है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, इसका मीन हमने फाइंड किया है, वो आया है 3। तो ये हो गया मीन। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन जाने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, डिमेरिट कैसे इसका आ रहा है। डिमेरिट क्या है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो जाता है काफी जल्दी। तो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये 12 की जगह पे क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे 2 की जगह पे हम 22 कर देते हैं, यानी कि इसी डेटा सेट में यही पांच पांच ही वैल्यू। अब देखिए इसका एवरेज क्या होगा, यानी कि मीन क्या होगा। अब 22 + 3 हो जाएगा 25, 25 + 1 हो जाएगा 26, 26 + 5 हो जाएगा हमारा 31, 31 + 4 35। तो ये हो गया 35, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 5। तो देखिए हमारा आ रहा है अब 7। अब मीन आ रहा है 7। देखिए 7 जो मीन आ रहा है, एवरेज है, ये किसी किसी भी वैल्यू से पास नहीं है, करीब नहीं है। मतलब ये एवरेज के लिए काफी ज्यादा यूजफुल नहीं है। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है, ये जो हमने एवरेज निकाला है इस डेटा सेट के लिए जो 7 है, ये जितने भी 5 अलग अलग डेटा हैं, वो किसी के भी नंबर के लिए एवरेज वैल्यू के लिए काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि 7, देखिए 7 बहुत दूर है, 3 से भी, 1 से भी, 5 से भी, 4 से भी। ये जो 3 एवरेज आया था ये सही था उस टाइम, लेकिन जब हम कोई एक्सट्रीम वैल्यू ले लेते हैं उसके लिए यहाँ पे मीन काम नहीं करता है। यही डीमेरिट इसका है। कोई और बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती, 122 हो जाती, तो और ज्यादा ये दूर चला जाता है एवरेज वैल्यू, ये बाकी डेटा सेट से। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मीन का। वहीं पे काम आता है मीडियन हमारा। मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर डेटा। ऑर्डर डेटा का मतलब क्या है, जैसे हमने पहले क्या लिया था, यहाँ पे 2 3 1 5 4 था, तो ऑर्डर करेंगे यानी कि अरेंज करेंगे तो हमारा 2 3 4 और 5। तो ये हमने ऑर्डर डेटा कर दिया। अब क्या है, मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू का मतलब यहाँ पे देखिए ये टोटल 5 वैल्यू है, तो बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, बीच में देखिए यहाँ पे 3 आ रही है। तो इस डेटा सेट का जो मीडियन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो उसे ही हम बोलते हैं मीडियन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ओड, यानी कि दो तरीके से हम लोग मीडियन निकालते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मीडियन होगा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये 3 नंबर नहीं है, ये 3 पोजीशन है। ये 1 2 3, यानी कि 3 जो थर्ड वाला टर्म है वही हमारा मीडियन है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमारे पास इवन नंबर पे ऑब्जर्वेशन होते हैं, जैसे 1 2 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसमें मीडियम में एकदम मिडल वैल्यू कौन सी आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक इधर यहाँ पे 3 3 और 4 दो दो बीच में आ जा रहे हैं, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 6 है, डिवाइडेड बाई 2, वो वाला टर्म, प्लस 6/2 + 1 वो वाला टर्म, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो 6/2 यानी कि थर्ड वाला टर्म क्या है हमारे यहाँ पे, थर्ड वाला टर्म पे 3 है, और फोर्थ वाले टर्म पे कौन है, 4 है। तो हमारा हो जाएगा 7, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो हमारा मीडियन आ जाएगा 3.5। तो 3.5 हमारा मीडियन हो जाएगा इस वाले केस में। तो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए तो सिंपल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 डिवाइडेड बाई 2 वो वाला टर्म हो जाएगा मीडियन। लेकिन इवन वाले केस में हमारा क्या है, इवन वाले केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2 प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है मीडियन के लिए फॉर्मूला। तो मेरिट कैन नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये मिड मिड में जो वैल्यू है उसे हम लोग देखते हैं, ना कि एवरेज वैल्यू।
इसीलिए मीडियन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, नॉट एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है। सुटेबल फॉर स्क्यू डेटा। डिमेरिट्स क्या, इग्नोर एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू को इग्नोर कर देता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 2, 3 और 10, यहाँ पे 10,000 ले लेते हैं। बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है, लेकिन मीडियन फाइंड करेंगे तो बीच वाली वैल्यू लेंगे। यानी कि बीच में देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ये 3 आ रही है, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है किसी एक्सट्रीम वैल्यू से, तो एक्सट्रीम वैल्यू को इग्नोर कर दे रहा है। तो ये इसका डिमेरिट है, कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, और फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए भी यूज नहीं हो पाता। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट अकरेंस वैल्यू। कोई डेटा सेट है 1 2 3 3 4 5, तो ये डेटा सेट है, इसमें से मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड वैल्यू को हम लोग मोड बोलते हैं। यहाँ पे 3 देखिए 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे मोड बोलेंगे। मेरिट क्या है, यूजफुल फॉर कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा फाइंड करने के लिए काफी यूजफुल है। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है। डिमेरिट क्या है, मे नॉट बी यूनिक, यूनिक कभी कभी नहीं होता है, और नॉट यूजफुल फॉर स्मॉल डेटा सेट, और स्मॉल डेटा सेट के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, ये इसके डिमेरिट्स हैं। ये होगा मीन मीडियन मोड। यानी कि जो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका इतना वाला पार्ट हुआ है अभी। मेरिट और डिमेरिट भी हो चुका है, मतलब अभी इसमें एक और क्वेश्चन, आल्सो कैलकुलेट द मीडियन फॉर द गिवन डेटा। तो गिवन डेटा है क्या, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विथ मेरिट एंड डिमेरिट हमने कर दिया है। ऑल्सो कैलकुलेट द मीडियन फॉर द गिवन डेटा। यहाँ पे एक गिवन डेटा है, इसके लिए हमको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने का हमने क्या बताया था, फॉर्मूला। फॉर्मूला बताया था हमने कि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए और इवन ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए, मीडियन होता क्या है, मिडल वैल्यू ऑफ ऑर्डर डेटा, यानी कि सबसे पहले उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो यही डेटा गिवन है हमारे पास, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, जनरली असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो हमारे पास अरेंज करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले हो जाएगी और सबसे बड़ी वाली वैल्यू लास्ट में हो जाएगी। देखिए इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है, यानी कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें से इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों मिडल वैल्यू कहलाएंगी, क्योंकि इधर वैल्यू कहलाएंगी। तो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 7, 6 प्लस 7। तो 6 वाला कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला है, और 7 वाला ये हो जाए। तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास तो मीडियन आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 98 प्लस 1 2 प्लस करेंगे तो 102 आ जाएगा। तो यानी कि 98 प्लस 102 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा हमारे पास 100। तो इसका मीडियन आ जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ पे देखिए मीडियन 100 निकाल के रख दिया गया है। कैसे निकाला गया है, पहले इसको अरेंज किया हमने, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, इवन है तो, प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस, मतलब उसके नेक्स्ट टर्म को, इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। मीडियन 100 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है सेक्शन सी का। सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फ्रॉम द गिवन डेटा। तो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हमें डिस्कस करने, यानी कि उसके बारे में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कंपेयर वेरिएबिलिटी बिटवीन डेटा सेट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। यानी कि रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का यूज डिफरेंट डेटा सेट के बीच वेरिएबिलिटी कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि सीवी का फॉर्मूला होता है सीवी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय, और मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, और इनटू 100। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला।
और ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि इसकी यूनिट जो होती है परसेंटेज में होती है, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डेटा सेट विद डिफरेंट स्केल्स। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन। हम लोग क्या देख रहे हैं? रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कंपेयर वेरिएबिलिटी बिटवीन डेटा सेट, यानी कि रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देख रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम लोग क्यूडी से डिनोट करते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है क्यू डी इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। यहाँ पे डिवीजन का साइन है, Q3 प्लस Q1। तो ये फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का। और क्वार्टाइल डेविएशन यही फार्मूला है, ये नहीं है, इतना ही है। तो ये क्या होता है? कंपेयर वेरिएबिलिटी यूजिंग क्वार्टाइल, यानी कि जब वेरिएबिलिटी क्वार्टाइल के बेसिस पर चेक करनी होती है तो हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करते हैं। इसके बाद है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस मीन मॉडुलस एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये होता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला। ये क्या करता है? मेजर एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी कि डेटा की एवरेज डेविएशन को मेजर करता है मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ एक्स। एफ मतलब सिग्मा एफ माइनस मीन। ये होता है वेरिएंस फार्मूला, और इसी को अंडर रूट कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया वेरियस रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसी में दूसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, सीवी जिसको हम बोलते हैं, उसे फाइंड करना है। किसके लिए? गिवन डेटा सेट, यानी कि इस वाले डेटा सेट के लिए हमें फाइंड करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, जिसका हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे ये गिवन डेटा, हम ऐसे लिखेंगे गिवन डेटा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा है, क्या क्या है? CV इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये है मीन। तो हमें ये दोनों पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम लोग CV यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम मीन फाइंड करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, फिर इसी फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो यहीं पे देखिए सबसे पहले लिखा गया है कैलकुलेट मीन, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर वही फार्मूला में रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इतना चीज गिवन था, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन था। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्लास इंटरवल की मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ता है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड, यानी कि 0 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 7.5। वैसे 15 प्लस 30 45 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। ऐसे ही सबका फाइंड करेंगे मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच आएगा 37.5 52.5 67.5, और 75 और 90 के बीच में आएगा 82.5। तो ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं एक्स, इसको हम एक्स बोलते हैं। और ये एफ गिवन ही है फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइंड करेंगे हम एफ एक्स। तो 7 इंटू 7.5 आ जाएगा 52.5। इन ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 22.5, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गया एफ एक्स। और ऐसे ही मीन का फार्मूला होता है मीन। मीन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं एक्स बार से। मीन इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या कि एफ एक्स को हम लोग जब इसको ऐड करेंगे पूरे को, तो हमारे पास ऐड करने पे आएगा 2325। ऐड करने पे आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.75। तो 38.75 क्या है?
इस गिवन डेटा सेट की मीन है, यानी कि एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू क्या है? 38.7। तो हमने मीन निकाल लिया है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हमें मीन निकालना पड़ा है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तभी हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर पाएंगे। तो मीन तो हमने निकाल लिया है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने यहीं पर देखा था। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस मीन। तो ये एफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्स तो हमारे पास है ही, एक्स क्या है? मिड पॉइंट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56.25। 22.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे ही सब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर आ गया है, लेकिन वेरिएंस में देखिए एफ एक्स लिखा गया है, तो एफ एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि ये एफ है, ये एफ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर आ गया है। अब एक्स एफ एक्स स्क्वायर का सिग्मा यानी कि समेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यानी कि हम अभी मीन मिटा दे रहे हैं। मीन हमने फाइंड कर लिया है, जो आया है 38.75। यहाँ पे बगल में लिखा भी हुआ है, तो इसे हम अभी के लिए इरेज कर देते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? पहले वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। वेरिएंस v इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस मीन। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना है? एफ एक्स स्क्वायर ये है सिग्मा, यानी कि पूरा सम। तो पूरा सम कितना आया है? यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है 111479। 111479.25। तो ये हमारा आया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना है? एफ एक्स नहीं, सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 60 है। और माइनस इसमें से करना है मीन। मीन कितना आया? 38.75। तो ये आया है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 356.43। अभी ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये आया हमारा वेरिएशन। वेरिएशन आया है और वेरिएंस आया है, वेरिएंस बोलते हैं इसको। तो वेरिएंस हमारा आया अभी, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट वी, यानी कि 356.43 का अंडर रूट हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.89। तो ये हमारा है सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.89। और हमने मीन निकाला ही था, वो आया था हमारा, कितना आया था? 38.75। 38.75 आया था हमारा। 38.7 पॉइंट आया था हमारा, मीन आया था। यहाँ पे हम लोग मीन का स्क्वायर माइनस करते हैं, ना कि मीन। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकते हैं आप, वेरिएंस इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ एफ माइनस मीन स्क्वायर। तो उसको कैलकुलेट करने पर हमारा आया है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.89। अब निकालते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो कि क्वेश्चन में फाइंड करना था। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो सिग्मा हमारा कितना आया है? 18.89। और मीन कितना है? डिवाइडेड बाय मीन 38.75 इंटू 100 जब करेंगे तो हमारा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 48। और हमने देखा है कि टीवी को हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं, तो 48.75 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर मल्टीपल्स। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, तो इसमें क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट 40 नंबर्स वन नंबर इज ड्रॉन एट रैंडम। यानी कि 40 नंबर्स में से किसी एक नंबर को ड्रॉन किया गया है एट रैंडम। फाइंड द चांस दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7 और 9। यानी कि 7 और 9 के मल्टीपल कितने होंगे 40 में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 8। 3 और 8। तो देखिए यहाँ पे 7 के मल्टीपल कितने होंगे 1 से लेके 40 तक के बीच में? 5 होते हैं टोटल। कौन कौन से देख लीजिए, 7, 14, 21, 28, 35। और वहीं 9 के कितने मल्टीपल होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? 9, 18, 27, 36। तो टोटल मल्टीपल कितने हो गए 7 और 9 इन दोनों के?
5 प्लस 4 हो जाएंगे तो 9 हो जाएंगे, और टोटल नंबर कितना है 14। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी वन, क्वेश्चन नंबर वन इसमें से जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 40। वैसे इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इट इज द मल्टीपल ऑफ 3 और 8, यानी कि 3 के मल्टीपल कितने हैं और 8 के मल्टीपल कितने हैं, वहां से लेकर 40 के बीच में उन्हीं को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 के मल्टीपल 13 है, कौन कौन से ये सारे हैं, और 8 के मल्टीपल 5 हैं, यानी कि 13 प्लस 5 हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितना है 14। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 18/40। तो इसका हो जाएगा आंसर 18/40। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला तो पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब बी वाला हम देखते हैं क्या है। अ बैग कंटेन 10 व्हाइट्स 3 ब्लैक बॉल, यानी कि एक बैग है ए जिसका नाम ए है, इसमें क्या है 10 व्हाइट बॉल है, 10 व्हाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। ये बैग बी, एक बी बैग बी है, इसमें क्या है 3 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। अब इसके बाद देखिए क्या है, 2 बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए एंड प्लेस इन बैग बी। अब यानी कि 2 बॉल्स को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं बैग ए से बैग बी में। तो क्या है, एंड देन वन बॉल इज टेकन फ्रॉम द लेटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज व्हाइट बॉल, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल व्हाइट होगी, ये फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, बैग ए में 10 व्हाइट है और 3 ब्लैक है, और बैग बी में 3 व्हाइट है 5 ब्लैक है, और 2 बॉल ट्रांसफर रैंडमली फ्रॉम ए टू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इन बैग बी। तो फाइंड करेंगे केस ड्रॉन एट व्हाइट बॉल आफ्टर ट्रांसफर, कैलकुलेशन यूजिंग प्रोबेबिलिटी रूल्स। तो वही बात फिर से लिखी हुई है, टोटल बॉल जो बैग ए में 13 है और टोटल बॉल बैग बी में 8 है। 2 बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम बैग ए टू बैग बी, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं। 2 बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए टू बैग बी, पॉसिबल केसेस फॉर व्हाइट बॉल इन बैग बी। तो पहला केस ये है कि बोथ ट्रांसफर बॉल आर व्हाइट, यानी कि दोनों जब बॉल व्हाइट होंगी तो प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग, और जब वन व्हाइट वन ब्लैक होंगी तो प्रोबेबिलिटी कुछ इस प्रकार से फाइंड होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल, तो जो एग्जैक्ट जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 44.23। तो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, कंट्रोल चार्ट्स। तो कंट्रोल चार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4, डिस्कस एंड कंस्ट्रक्ट कंट्रोल चार्ट्स फॉर द एनपी चार्ट एंड सी चार्ट। तो एनपी चार्ट और सी चार्ट के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है और बताना है और उसका फॉर्मूला बताना है। तो देखिए सबसे पहले एनपी चार्ट से शुरू करते हैं। एनपी चार्ट क्या होता है, डिफेक्टिव आइटम के प्रोपोर्शन को ट्रैक करता है, यूज फॉर मॉनिटरिंग प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव चार्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे सब सही से नहीं लिखा गया है तो हम एक बार फिर से लिख देते हैं, P इक्वल टू एक्स बाई एन होता है इसका फॉर्मूला। वहीं सी चार्ट क्या होता है, यूनिट डिफेक्ट काउंट को ट्रैक करता है, जिसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू सिग्मा C डिवाइडेड बाई के। ये होता है फॉर्मूला सी चार्ट के लिए। एक्स बार एंड आर चार्ट क्या होता है, एक्स बार चार्ट सैंपल मीन्स के वेरिएशन को ट्रैक करता है, वहीं आर चार्ट सैंपल के रेंज वेरिएंस को ट्रैक करता है, ट्रैक रेंज ऑफ सैंपल्स। तो कंट्रोल लिमिट्स फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। इसका फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है। अगर किसी डेटा सेट की वैल्यू दिए जाए हो तो स्पेसिफिक कैलकुलेशन की जा सकती है कंट्रोल लिमिट से। तो ये था, यहाँ पे कंप्लीट होता है सेक्शन सी के चौथा क्वेश्चन भी। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।